कल का देशभक्त आज देश का मुजरिम डिक्लेयर हुआ है। शेख मुजीब की हर निशानी को हरफे गलत की तरह बांग्लादेश के दरो दीवार से मिटाया जा रहा है। ढाका में शेख मुजीब के दियोकामत मुजस्मों की मसमारी से बाद अब करेंसी नोटों पर से भी बंगा बंधु की तस्वीर तक हटा दी गई हैं। और 50 साल कबल बंगला कौमियत के नशे में सरशार बंगला अवाम का मकबूल नारा जुए बंगला को भी सरकारी तौर पर खत्म कर दिया गया है। ये तब्दीली वक्ती उबाल है, खुद साख्ता है या हकीकी, इस सब पर बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं तज्जियाकार मोहम्मद मेहदी साहब। मेहदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बांग्लादेश आजकल तब्दीली के सफर पर है। शेख मुजीब की हर निशानी को हरफे गलत की तरह मिटाया जा रहा है। अब तो करेंसी नोटों पर से भी उनकी तस्वीर हटा दी गई है। क्या ये सब कुछ बंगला अवाम के लिए अपनी शनाख्त का सफर है या एक वक्ती जज्बाती उबाल कह सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, आप इसको बिल्कुल वक्ती उबाल तो नहीं कह सकते। ये बहुत अरसे से वहां पनप रहा था। और अगर आपको याद हो तो शेख साहब को जिस तरह मारा गया था वो भी एक बहुत ही एक ब्रूटल अंदाज था, और उस वक्त भी लोगों के जो सेंटिमेंट्स थे, और जब कभी भी उनको मौका दिया गया है कि वो आजादाना तरीके से इंतखाबात में हिस्सा ले सकें, तो उन्होंने शेख मुजीब साहब और उनकी पार्टी को हमेशा जो है वो पीछे ही किया है। तो इसलिए ये बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ, ये भी नहीं कहा जा सकता कि पूरा बांग्लादेश जो है वो इस वक्त जो है सारा का सारा जो है वो शेख मुजीब या हसीना वाजिद के खिलाफ हो गया, क्योंकि उन्होंने अपने स्टेक्स बनाए हुए हैं। बहुत सारे लोग उसके उससे बेनिफिशरी हैं, तो वो लोग कोशिशें कर रहे हैं। और अभी अभी कल की बात है कि जो भांजी है सगी हसीना वाजिद की, जी जो जी। इंग्लैंड में रहती है, उनके खिलाफ जिस किस्म के इंग्लैंड के अंदर करप्शन चीजें सामने आई हैं, और जिस तरह इंग्लैंड ने वहां पर बात की है, तो उससे पता चलता है कि उन्होंने बहुत ज्यादा दौलत जो है वो बंगाल की, वो बाहर की दुनिया के अंदर भी महफूज की भी है। तो इसलिए उनके पास है वो ये तमाम चीजें मौजूद है, और वो हिंदुस्तान की आशीर्वाद भी अब तक उनके पास मौजूद है। और बुनियादी तौर पे वो हिंदुस्तान परस्ती पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे काम कर रही थी बहुत सालों से। तो ये सारी चीजें अभी उनके पास हैं, लेकिन बहरहाल अवाम की राय हमेशा उनके खिलाफ गई है। और अवाम ने जिस वक्त बांग्लादेश बना भी था, अगर उस वक्त के भी हम स्टैटिक्स देखें, मैंने इस पे काफी लिखा भी है, तो ऐसा नहीं था कि वहां के लोग जो थे वो कोई मेजोरिटी के अंदर जो थे वो उनके साथ थे, लेकिन वो एक हवा उस वक्त ऐसी बन गई, और हिंदुस्तान की मुदाखलत की वजह से बंगाल पाकिस्तान से अलहदा हो गया। लेकिन बहरहाल ये वही बंगाल है जहां पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद 1906 इसी महीने दिसंबर की 30 तारीख को रखी गई थी, और अकाबरीन इकट्ठे हुए थे। और ये वही बंगाल है जहां से जो सबसे जो करारदादे लाहौर थी, जिसे बाद में करारदादे पाकिस्तान कहा गया, वो मौलाना ए.के. फजले हक साहब ने जो पेश की थी, वो भी बंगाल के ही चीफ मिनिस्टर थे। तो बंगाल की तरफ से हमेशा मुत्तहदा मुसलमानों के मुल्क के तौर पर बात आई। जब कायदे आजम ने 1946 में ये भी कहा कि हम जो है वो दो हिस्सों पर पाकिस्तान को बना लेते हैं, एक वेस्ट होगा और एक ईस्ट होगा, तो वहां के लोगों ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया था, और उन्होंने कहा था कि नहीं, हम एक जॉइंट मुल्क के तौर पर ही रहेंगे। तो वहां पर जो एक इस्लाम की एहसास है, जो जो मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क की तड़प थी, वो यहाँ की निस्बत वहां पर पहले आई थी, और वो पहले से मौजूद थी। तो इसलिए वहां के लोग हैं वो आज भी उसी के अंदर है, लेकिन उनको जबरदस्ती जो था एक ऐसे हालात में रखा गया था। अब उन्हें मौका मिल रहा है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, क्योंकि शेख मुजीब साहब ने कोई कोई आजादी या कोई ऐसी चीज, वो कोई कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना या कोई महात्मा गांधी या कोई इस किस्म के आदमी के तौर पे तो नहीं थे। लेकिन बहरहाल उनकी पार्टी हुकूमत में रही सबसे ज्यादा अरसे के अंदर, और पिछले 10 सालों के अंदर तो उन्होंने ऑपोजिशन को बिल्कुल खत्म कर दिया था। कोई ऐसा बंदा नहीं था वहां, कोई ये समझता नहीं था कि जमहूरियत। मेहदी साहब, अभी जैसे कि आप बात कर रहे थे कि शेख हसीना वाजिद की जो अभी सपोर्टर्स हैं वो अभी भी मौजूद हैं, लेकिन हमने जैसे कि देखा कि 5 अगस्त 2024 के बाद बंगला कौमियत की हर अलामत ज़मीं बोस हुई है, और भारत जिसने बंगला कौमियत का बयानिया काफ़ी मेहनत से तैयार किया था, वो तब्दील शुदा सूरत हाल से शदीद धचके में है। हम क्या ये कह सकते हैं कि बंगला कौम गुज़श्ता पौन सदी में तीसरी बार अपनी नजरियाती एहसास तब्दील कर रही है शेख हसीना वाजिद या उनकी पार्टी की फेवर के बावजूद? जी देखिए, मैंने तो पहले ही अर्ज किया है कि उनकी जो एहसास है ना, वो मुस्लिम कौमियत है। उनकी एहसास जो है वो हिंदुओं के साथ मिलके रहना नहीं था। अगर ऐसी बात थी तो ये तो देखिए, ये तकसीम हुआ था बंगाल मगरिब और मशरिक के अंदर। तो ये बंगाल की वो
तस्लीम ना करते और वो हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाते। और उस वक्त की जो हिंदू क़यादत थी उन्होंने बहुत कोशिश भी की थी कि बंगाल की तकसीम ना हो, क्योंकि बंगाल के अंदर जो था, पूरे मुत्तहदा बंगाल में हिंदू और मुसलमानों के अंदर जो था वो कोई खास फर्क नहीं था। बिल्कुल। तकरीबन उनकी तादाद बराबर बराबर थी। कलकत्ता के अंदर हिंदू ज्यादा थे तो ढाका के अंदर मुसलमान ज्यादा थे। तो इसलिए बहुत कोशिश हुई, लेकिन उनकी एहसास जो थी वो मुस्लिम कौमियत थी और वो मुसलमानों के साथ थे। और हमने ये भी देखा कि हिंदुस्तान की पूरी कोशिश के बावजूद वहां बार बार ऐसे लोग आए जिन्होंने बंगाल की मुस्लिम कौमियत को जो था उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए दुनिया के अंदर काम किया। तो ये आजकल जो डॉक्टर यूनुस साहब हैं, ये भी नोबेल इनाम याफ्ता आदमी है और इन्होंने भी हमेशा मुस्लिम कौमियत के हवाले से काम किया है। तो जी। वहां बहुत बड़े बड़े ऐसे नाम आए और उन्होंने बार बार इसकी कोशिश की, लेकिन हिंदुस्तान भी अपनी तरफ से लगा रहा और अभी भी लगा हुआ है। लेकिन वहां की आवाम जो है इस वक्त जीत गई है। अच्छा, अभी जैसे कि बात कर रहे थे आप कि हिंदुस्तान पहले भी लगा रहा, अभी भी लगा हुआ है, और भारत नवाज बंगालियों का भी ये दावा है कि बांग्लादेश ने शेख हसीना के दौर में काफ़ी तरक्की की और हालिया तब्दीली बांग्लादेश की तरक्की के ताबूत में आखिरी कील ठोंकने के मुतरादिफ है। इस बयानी पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वहां पर जो है ना वो तब्दीली इस हवाले से तो बहुत आई है कि जो हसीना वाजिद और उनके करीबी लोग थे वो दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शामिल हो गए। लेकिन एक आम पर जो है ना, जिस तरह हम देखते हैं ना कि चीन के अंदर जो है ना वो गरीब आदमी उठकर ऊपर आया है, उनकी मिडिल क्लास में इजाफा हुआ है, ऐसे हिंदुस्तान और बांग्लादेश में ऐसा नहीं हुआ। अमीर आदमी बहुत अमीर हो गया है, लेकिन गरीब आदमी जो है वो उसी हालात के अंदर रह रहा है। जो इस वक्त बंगाल की सूरत हाल है उसके अंदर आप देखें तो गुर्बत जो है आज भी उसको यूरोप ने वो स्टेटस दिया हुआ है जो किसी मुल्क के अंदर जंगी सूरत हाल होती है। हसीना वाजिद के दौर में भी यही स्टेटस था उनका और आज भी ये स्टेटस है गरीब तरीन मुल्क के तौर पर। तो वहां पर आम आदमी को कोई खास फायदा नहीं हुआ। हाँ, अमीर आदमी को जो हसीना वाजिद के साथ थे उनको बहुत फायदा हुआ। अच्छा मेहदी साहब, बांग्लादेश में एक नया सियासी माहौल है जिसके पीछे यकीनी तौर पर फौज है। इस सब कुछ को एक गैर जमहूरी माहौल तस्वुर किया जाता है। इन हालात में क्या बांग्लादेश सियासी इस्तेहकाम हासिल कर पाएगा और क्या तरक्की का सफर जारी रह पाएगा? जी, क्यों नहीं। ये जो तरक्की का सफर था ये वही हुकूमत थी जो डॉक्टर यूनुस के ही 2 साल के लिए बनाई गई थी, टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत, जिन्होंने वहां पर इकोनॉमिक विजन दिया था। और के मुताबिक जो है उन्हीं के दौर के अंदर यूरोपीय यूनियन ने इन्हें स्पेशल स्टेटस दिया था कि इनकी चीजें जो है वो बगैर टैरिफ के यूरोप के अंदर बिक सकती हैं। तो इसलिए जो ये जो लोग बैठे हुए हैं ये कोई एक तो गैर बंगाली नहीं है और बड़े प्रोफेशनल लोग हैं। और ये वाली बात कहना कि फौज किधर है, फौज किधर नहीं है, देखिए जो फौज के आर्मी चीफ हैं वो आपको पता है कि वो करीबी अजीज है हसीना वाजिद के। जी जी। तो बात फौज की नहीं होती। फौज ने बुनियादी तौर पे देखना ये होता है वो मुल्क के इस्तेहकाम की जिम्मेदार होती है। उसने जो बाहर के हमला आवर है उनको रोकना होता है। तो ये फौज का बुनियादी काम है। फौज वो अपना काम कर रही है, जो वहां की नीचे लीडरशिप है। अभी हमने पिछली चंद कॉन्फ्रेंसों में यूनाइटेड नेशन में आप देख लें, आप जो है वो अभी D8 में देख लें, डॉक्टर यूनुस ही हर जगह पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कहीं पर आर्मी वाले तो नहीं आ रहे। तो जरूर आर्मी वाले उन्हें मदद कर रहे होंगे और आर्मी वाले जो थे वो हसीना वाजिद को भी इतने साल मदद करते रहे। उनकी ये ख्वाहिश थी कि हसीना वाजिद सारे बंगाल को लेके चले, लेकिन हसीना वाजिद ने ऐसा नहीं किया। और अपने से इख्तलाफ रखने वालों को, तारीख में सबसे ज्यादा फांसियां जिस मुल्क के अंदर हुई है वो बांग्लादेश है। तो ये सारी सिचुएशन है जिसकी वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई।